नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सबका क्या हाल है? सब अच्छे ही होंगे। तो हम चर्चा किसके बारे में कर रहे थे? शिक्षण अभिरुचि के बारे में। शिक्षण अभिरुचि के बारे में हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए थे, 4-5 पढ़ लिए थे। अपना लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक है वो भी आधा आपने पढ़ लिया था। कौन सा? सामाजिक परिपक्वता। अब जो सामाजिक परिपक्वता का आधा टॉपिक पीछे बचा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिक्षण अभिरुचि में आपके जो सामाजिक परिपक्वता वाला टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न भी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते, सिंपल पूछे जाते हैं। अगर एक बार आप शिक्षण अभिरुचि के सारे टॉपिकों को समझ ले तो आपके लिए उन प्रश्नों को हल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आपने समझ लिया हर टॉपिक का मूल भाव क्या है, वो टॉपिक क्या कहना चाहता है, उसके अगर मूल भाव को आपने समझ लिया तो प्रत्येक प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो। इसके अंतर्गत हमने कई टॉपिक पढ़े। आज अपना जो टॉपिक है वो सामाजिक परिपक्वता का जो पीछे का रहा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं। एक सामान्य सा कथन है, बहुत अच्छी लाइनें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं कि मेहनत कर रे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीझे नहीं, तेरो गुरु धनी भगवान। अगर आपको पीटीटी, बीएसटीसी या जिंदगी के हर मोड़ में सफल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर अपन जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मेहनत ही एकमात्र वो रास्ता है जिससे हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान ने अपन को ये मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य की जिंदगी दी है, तो इसमें लगातार मेहनत करिए। अपने शरीर में आलस्य को प्रवेश मत करने दीजिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर आप सफल हो जाओगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ चलते आज का अपना जो टॉपिक शुरू करते हैं। अपने टॉपिक का नाम है सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता। जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सोशल मैच्योरिटी। अब इसमें हमने क्या लिया था कि सामाजिक परिपक्वता क्या है या सामाजिकरण क्या है। एक व्यक्ति है, वो समाज के साथ अपना उचित संबंध स्थापित कर लेता है। समाज में जो हर परिस्थिति आती है, चाहे दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, उनके साथ उचित तालमेल बैठा लेता है, उनके साथ समायोजन कर लेता है। वो क्या है? सामाजिक परिपक्वता है। इसके बारे में हमने जो पिछला वीडियो था उसके प्रारंभ में ये चीजें पढ़ ली थी। तो आपने अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर वो पिछला वीडियो देख लीजिए। क्योंकि जब आप पिछला वीडियो देखोगे तो ये आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। तो उसमें हमने जो सामाजिकरण की, सामाजिक परिपक्वता के बारे में पढ़ लिया था। हमने एक व्यक्ति के 4 पक्षों के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद है तो। शारीरिक, मानसिक, स्वयंगात्मक। शारीरिक पक्ष के बारे में पढ़ा, मानसिक पक्ष के बारे में पढ़ा, सामाजिक, स्वयंगात्मक, और हमने पढ़ा था सामाजिक पक्ष के बारे में। एक बार मैं आपको पूरी चीज रिकॉल करवा लेता हूं। शारीरिक, मानसिक, स्वयंगात्मक और सामाजिक। अपन ने पढ़ा था कि ये जो 3 पक्ष है ये एक व्यक्ति को, एक बालक को कहां से मिलते हैं? अनुवांशिक गुणों से प्राप्त होते हैं। अनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। अनुवांशिक। और ये जो सामाजिक गुण है ये बालक, व्यक्ति अपने कहां से प्राप्त करता है? समाज से प्राप्त करता है। तो हमने इन 4 पक्षों के बारे में पढ़ा। इसके आगे हमने क्या पढ़ा? इसके आगे हमने पढ़ा सामाजिकरण की विधियों के बारे में। 4 विधियां पढ़ी थी। विधियों का नाम लिखवा देता हूं कि 4 विधियां कौन सी थी। तो सामाजिकरण ने की अपने जो विधियां पढ़ी थी
वो विधियां कौन कौन सी थी? अपने पहले विधि पढ़ी थी उपदेश। उपदेश द्वारा सामाजिकरण। कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति है, जैसे कि कोई साधु संत है, वो उपदेश देते हैं और जब हम उपदेश सुनने जाते हैं तो उनकी बातों से प्रभावित होते हैं और उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। तो इस विधि द्वारा अपना जो सामाजिकरण हुआ वो उपदेश द्वारा। किसके द्वारा? उपदेश द्वारा। तो पहली विधि उपदेश द्वारा। दूसरी है अनुकरण। किसी व्यक्ति को किसी परिस्थिति में कोई व्यवहार करते देखा और अगर वो ही परिस्थिति अपने सामने आ जाए और हमने जो उस व्यक्ति ने व्यवहार किया था वही व्यवहार हम करें, तो ये कौन सी विधि हुई? अनुकरण विधि हुई। पहली विधि उपदेश, दूसरी अनुकरण, तीसरी है तादात्म्यकरण। तादात्म्य। अनुकरण में तो हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण कर रहे हैं। तादात्म्य में क्या होता है? हम स्वयं को वो व्यक्ति मानने लग जाते हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जो पहले के समय में रामायण देखते थे तो छोटे बच्चे राम के जैसा बनने का प्रयत्न करते थे, पीछे लगा लेते थे वो धनुष और बाण और फिर कहते मैं राम मैं राम। अब ये कौन सी विधि? अनुकरण नहीं, वो तादात्म्यकरण कर रहे हैं। वो अपन को स्वयं को राम के भांति मान रहे हैं। तो कौन सी विधि हुई? तादात्म्यकरण। फिर जो अपनी अंतिम विधि थी वो थी दंड और पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार। इसमें हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को दंड देकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है और किसी व्यक्ति को पुरस्कार देकर उसको सही रास्ते पर अग्रसर किया जा सकता है। तो ये अपने 4 विधियां थी सामाजिकरण की: उपदेश, अनुकरण, तादात्म्यकरण, दंड एवं पुरस्कार। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सामाजिकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं, किन किन संस्थाओं द्वारा एक व्यक्ति का सामाजिकरण किया जाता है। उसके अंतर्गत हमने दो स्रोत पढ़े थे। सामाजिकरण के अभिकरण कौन कौन से थे? हमने उन अभिकरण मतलब संस्था, कौन कौन सी वो संस्थाएं हैं जिसके द्वारा बालक का सामाजिकरण किया जाता है, तो उसमें हमने 2 अभिकरणों के बारे में पढ़ा था। एक प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक अभिकरण, और एक पढ़ी थी द्वितीयक, प्राथमिक संस्थाएं, द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा था परिवार, आस पड़ोस, मित्र मंडली और एक पढ़ा था रिश्तेदार। कि जो परिवार होता है, आस पड़ोस होते हैं, मित्र मंडली होते हैं, रिश्तेदार है, ये सभी एक बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फिर द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा था। सांस्कृतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा था। ये सभी एक बालक के सामाजिकरण के प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। तो इतना तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे कि एक बालक को सामाजिक प्राणी बनाने में या उसकी सामाजिकरण की प्रवृत्ति में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। शिक्षक एक बालक का सामाजिकरण किस प्रकार कर सकता है? तो पहले तो यह आवश्यक है कि उस शिक्षक का स्वयं का सामाजिकरण हो चुका हो। यह नहीं है कि शिक्षक स्वयं अंतर्मुखी है तो वो बालक के अंतर्मुखी स्वभाव को बहिर्मुखी नहीं बना सकता। तो पहली जरूरत क्या है कि शिक्षक स्वयं का सामाजिकरण हो चुका हो। अब शिक्षक फिर कर क्या सकता है? शिक्षक को बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहारों का ध्यान में रखना चाहिए। बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार। शिक्षक को हमेशा बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जब बालक अकेला होता है तो वो किस प्रकार का व्यवहार करता है और जब वो एक समूह के अंदर होता है
तब वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, इन दोनों की एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। कहीं एक बालक है वो व्यक्तिगत स्वभाव के अंतर्गत वो कहीं अंतर्मुखी तो नहीं है, और सामूहिक व्यवहार में वो किस प्रकार व्यवहार करता है, अगर इन दोनों का अध्यापक को उचित ज्ञान होगा तभी वो बच्चे को एक सामाजिक प्राणी बना सकता है। तो पहला बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फिर समाज की रूढ़िवादिताओं से बच्चों को बचाना। एक बच्चा है वो कहाँ से सीखता है, अपने आसपास से, अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से सीखता है। अब उसके आस पड़ोस में या उसके समाज में जो विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिताएं हैं, जो समाज में एक कलंक के रूप में स्थापित है, तो शिक्षक को क्या होना चाहिए, उन रूढ़िवादिताओं का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, बालक को अपने पूर्वजों की संस्कृति का हस्तांतरण करना चाहिए, वो उसके सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जो रूढ़िवादिताएं हैं जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, एक शिक्षक को बालक को इसी प्रकार की जो रूढ़िवादिताएं होती हैं उनसे क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। तो ये दूसरा गुण। पहला क्या हुआ कि बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, फिर समाज की रूढ़िवादिताओं का ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा होगा वो क्या होगा, शिक्षक को हमेशा स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। स्वयं को आदर्श के रूप में। एक शिक्षक स्वयं जब समाज में जाता है या उसकी सामाजिकरण की प्रवृत्ति कैसी है, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो जैसा व्यवहार करेगा विद्यार्थी उसके पीछे पीछे वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए सबसे आवश्यक क्या है कि एक शिक्षक है वह स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। तो इस प्रकार एक शिक्षक है वो बालक के सामाजिकरण में भूमिका निभा सकता है। वह बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करें, समाज की रूढ़िवादिताओं से बच्चों को बचाने का प्रयास करें और स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। इसके आगे जो अपना अब सामाजिकरण के उद्देश्य क्या क्या है, सामाजिकरण क्यों होना चाहिए, सामाजिकरण क्यों होना चाहिए, उद्देश्य, सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है सामाजिकरण का। अगर एक बच्चे का सामाजिकरण ना हो तो भी क्या है, चल जाएगा, उसकी जिंदगी तो चलती रहेगी, वो मरेगा तो नहीं। तो फिर सामाजिकरण के उद्देश्य क्या है, सामाजिकरण का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वह समाज में जो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं उनको निर्वाह करना सीख जाता है। सामाजिक विभिन्न प्रकार की सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करना सीखता है और वह संस्कृति का हस्तांतरण करना सीखता है। एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होता है इससे, आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण, आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण। और पहले ये तीनों समझा देता हूं कि सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करना सीखता है। अगर एक बालक का सामाजिकरण होता है तो वो अपने सामाजिक भूमिकाएं, मतलब वो व्यक्ति या तो किसी का भाई है या किसी का बेटा है या लड़की है तो किसी की बहन है, तो एक भाई को एक बहन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक बहन को एक भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक प्रेमी को अपने प्रेमिका के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक प्रेमिका को एक प्रेमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सभी कहां से सीखेगा, जब उसका सामाजिकरण उपयुक्त तरीके से हो गया होगा तब। तो ये पहला कि उसको सामाजिक भूमिकाओं का वह क्या करना, निर्वाह करना सीखता है। फिर संस्कृति का हस्तांतरण करता है। एक बालक का अगर सामाजिकरण हो गया मतलब वह समाज की जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, विभिन्न त्योहारों पर कैसी वेशभूषा है, कैसा खान पान है, अगर उसका सामाजिकरण हुआ है तो उसको इन सभी का ज्ञान होगा और इस प्रकार उसके जो आने वाले बच्चे हैं
पोते हैं, उन सभी को इन चीजों का ज्ञान होगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होगा। फिर आता है आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण। अगर एक व्यक्ति का सामाजिकरण हो चुका है तो इससे क्या होगा, एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और फिर मानव कल्याण की भावना का विकास होता है। मानव कल्याण, मानव कल्याण की भावना का विकास होता है। सामाजिकरण से एक व्यक्ति में प्रत्येक मानव के कल्याण की भावना का विकास होता है। वो स्वयं के बारे में नहीं सोचता, वो पूरे समाज के बारे में सोचेगा, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचेगा। इस प्रकार वो सामाजिकरण के मेन क्या उद्देश्य कौन से हैं, सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करना सीखता है, संस्कृति को हस्तांतरित करता है, आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होता है और मानव कल्याण की भावना का क्या होता है, विकास होता है। तो ये अपने सामाजिकरण के उद्देश्य। और एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण और एक उद्देश्य अगर और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसमें, सामाजिक भूमिका का निर्वाह हो गया, संस्कृति का हस्तांतरण हो गया, आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण हो गया, मानव कल्याण की भावना का विकास हो गया, समाज के अनुकूल व्यवहार, समाज के अनुकूल। अगर एक व्यक्ति का सामाजिकरण नहीं हुआ होगा तो वो समाज के अनुकूल व्यवहार नहीं करेगा, जैसा समाज चाहेगा वैसा व्यवहार वो नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये क्या है, अपने सामाजिकरण के उद्देश्य है, एक व्यक्ति का क्यों सामाजिकरण होना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम सामाजिकरण के प्रकार। सामाजिकरण कितने प्रकार का होता है। सामाजिकरण के प्रकार, सामाजिकरण के प्रकार। सामाजिकरण के प्रकार मतलब एक व्यक्ति का सामाजिकरण किन किन प्रकारों से होता है, वो समाज के नियमों को किस प्रकार ग्रहण करता है। तो इसके अंतर्गत अपने जो सामाजिकरण के प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। सामाजिकरण के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला अचेत सामाजिकरण, अचेत सामाजिकरण। अचेत सामाजिकरण, सचेत सामाजिकरण, विसामाजिकरण, विसामाजिकरण और जो लास्ट है वो पुनः सामाजिकरण। पुनः सामाजिकरण। ये सामाजिकरण के 4 प्रकार है। अचेत सामाजिकरण, सचेत सामाजिकरण, विसामाजिकरण और पुनः सामाजिकरण। अचेत सामाजिकरण और सचेत सामाजिकरण। सचेत सामाजिकरण मतलब पहले तो अचेत, पहले आपको अचेत, सचेत, विसामाजिकरण और पुनः सामाजिकरण में अचेत सामाजिकरण। अचेत सामाजिकरण वह होता है जिसमें अपन समाज के कुछ ऐसे मूल्यों को, कुछ ऐसे आदर्शों को ग्रहण कर लेते हैं कि अपन को पता ही नहीं चलता कि अपन सामाजिकरण प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है। उदाहरण के रूप में जैसे कि आप अगर कितने मतलब कोई डोकरो गीड़ो है, भगवान कर तो भी घर जावा मिलने, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, जाकर पहले ही सीधे नीचे बैठते हैं। तो अब आपको क्या पता चला, आप पहले कभी शायद गए ही नहीं होंगे, और जब आप वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए तो आप जाके सीधे नीचे बैठ गए। अब आपको पता नहीं कि आपका सामाजिकरण हो रहा है कैसे कि जब किसी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ, नीचे बैठते हैं। अब आप भी जाके नीचे बैठ गए, आपको पता नहीं चला कि आपका क्या हो रहा है, सामाजिकरण हो रहा है। तो ये कौन सा सामाजिकरण है, अचेत सामाजिकरण है। फिर सचेत सामाजिकरण। सचेत सामाजिकरण के अंतर्गत आता है ज्ञान बूझकर किया गया सामाजिकरण। हम जानबूझकर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रत्येक व्यक्ति को उपयोगात है, आप मारवाड़ी में जीवनी आत कि जीवनी आतू जीवनो चाहिए, लेकिन कई व्यक्ति क्या डाउडा तो जी में खबड़ियों। अब एक व्यक्ति कहता है कि यार जब मैं इस हाथ से खाता हूं तो भद्दा लगता है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस हाथ से खाने का प्रयास कर रहा है। मतलब वो समाज के
अनुकूल क्रिया कर रहा है, जानबूझकर क्रिया कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? सचेत सामाजिकरण। पहला अचेत, दूसरा सचेत, और फिर आता है विसामाजिकरण। एक व्यक्ति है वो चोरी, लूटपाट, धोखाधड़ी के रास्ते में पड़ गया, तो ये उसका सामाजिकरण किस प्रकार का हुआ है? विसामाजिकरण। वो समाज की जो रीति रिवाज है उनसे विपरीत जा रहा है, विसामाजिकरण। तो चोरी लूटपाट इसमें आ गए, चोरी और लूटपाट। और इसके आगे आता पुनः सामाजिकरण। अब जो व्यक्ति चोरी और लूटपाट के रास्ते पड़ चुके हैं, उन व्यक्तियों को वापस समाज की मुख्य धारा में लाना क्या कहलाता है? पुनः सामाजिकरण कहलाता है। ये पुनः सामाजिकरण मतलब चोरी व लूटपाट वाले व्यक्तियों को पुनः सामाजिकरण करना। व्यक्तियों का पुनः सामाजिकरण करना किसके अंतर्गत आता है? पुनः सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। तो ये अपने सामाजिकरण के क्या प्रकार? अचेत सामाजिकरण। अचेत सामाजिकरण में अगर आप हिंट याद रखना चाहो तो ये रख लेना कि मिलने या बैठक में जाने पर नीचे बैठना, ये याद रखना हिंट। फिर सचेत सामाजिकरण में याद रखना डावड़िया खबड़ा, हाथ से खाना। ये हिंट दे रहा हूं, इससे आप आसानी से याद रख सकते हो। तो ये अपने सामाजिकरण, परिपक्वता, सामाजिकरण के प्रकार, अचेत सामाजिकरण, सचेत सामाजिकरण, विसामाजिकरण और पुनः सामाजिकरण। इसके बाद में बहुत थोड़ा सा बचा है कि सामाजिकरण की अवस्थाएं कौन कौन सी है, इतना पढ़ लेते हैं। उसके बाद में अपना जो सामाजिक परिपक्वता का टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सामाजिकरण के सामाजिकरण की अवस्थाएं। सामाजिकरण का अपना लास्ट टॉपिक होगा सामाजिकरण की अवस्थाएं। सामाजिकरण की अवस्थाएं। अब सामाजिकरण की अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहली अवस्था याद रख लेना, बड़ा सिंपल है, शैशवावस्था। उसके बाद में बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था। ये सामाजिकरण की 4 अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था का काल है। एक बालक है वो जन्म के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वर्ष का होता है, तब तक उसका कौन सा काल कहलाता है? शैशवावस्था। उसके बाद में बाल्यावस्था का काल होता है वो 6 से लेकर 12 वर्ष, और उसके बाद में जो किशोरावस्था का काल होता है वो 12 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक, और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था 19 या 20 से लेकर 40-45 तक। तो ये अपना टॉपिक था सामाजिकरण, परिपक्वता। सामाजिकरण की जो परिपक्वता था, सामाजिक परिपक्वता, उसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इसके अंतर्गत आज हमने सामाजिकरण की अवस्थाएं, सामाजिकरण के प्रकार के बारे में पढ़ा। और अब हम क्या लाएंगे? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले 3-4 एग्जामों में आ चुके हैं, 50-50 क्वेश्चन, उन पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।